अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मियों में कैसे करें बकरियों की देखरेख, मिर्च की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों का कैसे करें नियंत्रण, सफल मछली पालन के लिए कैसे तैयार करें नए तालाब का निर्माण, किसान भाइयों, जैसा कि अभी अधिक गर्मी पड़ने लगी है और इस मौसम में बकरियों के आहार एवं अन्य प्रबंधनों का सही प्रकार से ना होने पर इसमें कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से करें गर्मियों में बकरियों का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्रा। जैसे ही देखिए गर्मी शुरू होती है तो किसानों को चिंता का कारण बन जाता है गर्मी होता है, खासकर मई जून के महीनों में। कि जो इसमें क्या होता है कि मई जून में जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और उससे जो है बकरियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। पहला प्रभाव पड़ता है कि बकरियों में जो है दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे गर्मी शुरू होती है तो बकरियों की जो खुराक है, खाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। दाना और जो हरी घास है वो करीबन 10 से 12% कम हो जाती है और बकरियों में पानी पीने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, करीबन ये 75 से 100% तक बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बकरी ज़्यादा पानी पीती हैं और खाना कम खाती हैं, उससे क्या होगा कि दूध उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा, जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है प्रजनन दर पर, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि प्रजनन दर भी कम हो जाती है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं मेंटेन करना गर्मियों में। उसके लिए सबसे पहला ये है कि बकरियों के लिए पानी का इंतज़ाम करें, पानी जो है सफिशिएंट मात्रा में हो, ताज़ा हो। दूसरा ये है कि ग्रीन फाउडर, जो कि एक अच्छा जैसे मेज है, या मई जून में तो बरसिम ख़त्म हो जाती है तो केवल मक्की जो है वो एक अच्छा सोर्स है हरे चारे का। उसके साथ साथ जो है दाना, जैसे एक एडल्ट बकरी है उसके लिए करीबन 300 से 350 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगर बकरी प्रेग्नेंट है और वो दूध दे रही है तो उसके लिए करीबन 400 से 500 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। तो मेरा यही मानना है कि जो जहाँ अवेलेबल है वही बकरियों को खिलाना चाहिए, है ना। बकरी और जो बबूल है उसकी जो पॉट हैं उसमें काफ़ी प्रोटीन होती है, वो दाने मिक्स करके बकरियों को खिलाया जा सकता है। उससे जो है दाने, देखिए जो मई और जून में जो पहली बरसात होती है उसमें बकरियों को भीगने नहीं देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें हैं और आपकी जो धूल सब जमा रहती है वायुमंडल में, और जो पहली बारिश होती है वो सब ज़मीन पर आती है। बकरी जो है हमेशा सूखा स्थान पसंद करती है, इसके लिए बकरियों को कभी भी जो है बरसात में या उसको इस तरह का मतलब गीले जगह में नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये है कि बकरियां ज़्यादातर मई और जून में गर्मी में आती हैं। वैसे तो बकरियां जो है साल भर गर्मी में आती रहती हैं, लेकिन मई जून में ज़्यादा गर्मी में आती हैं बकरियां। बकरियों में 2 प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो किस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया इसके लिए उचित होती है, आइए जानते हैं। देखिए दोनों के अलग अलग फ़ायदा हैं। जैसे अब ब्रीडिंग में जो है एक तो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा होता है नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा बकरे की आवश्यकता होती है,
है ना। और उसमें क्या होता है कि एक बकरा से हम जो है करीबन 20 से 25 बकरियां ही ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वहाँ एक बकरे से हम जो है कम से कम 100 बकरियों का EI कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसान के लिए, लेकिन उसके लिए एक फ़ायदा क्या है कि उसमें कॉस्ट कम आएगी बकरे पालने के लिए। दूसरा कि ये है कि ये ईजी टेक्निक भी है, इसको जो है सुबह शाम EI कर सकते हैं बकरी का। बकरी जो है प्रॉपर हीट में होनी चाहिए, उसके लिए हम टीजर बग का यूज़ कर सकते हैं। और कोई जो है ट्रेंड पर्सन, इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो EI करने वाला आदमी है वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर EI नहीं कर पाएगा। कैसे करें बकरियों का गर्भावस्था के समय देखभाल, आइए जानते हैं। हाँ, जैसे जैसे जो मतलब प्रेग्नेंट बकरी है या जो गाभिन बकरी है उसको 3 महीने पहले से उसकी केयर करनी होती है, क्योंकि कहते हैं कि हम लोग अच्छा बच्चा खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा बच्चा जो है खरीद नहीं सकते, उसको बना सकते हैं हम अच्छा बच्चा। जब बकरी प्रेग्नेंट होती है 3 महीने पहले से जो है उसका थोड़ा दाना बढ़ा देना चाहिए, उसको अच्छी हरी घास दें, तो जिससे क्या होगा कि जो बच्चे का वजन है वो ज़्यादा हो। और जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं उनमें ज़्यादा बीमारी लगती हैं। और जैसे ही मतलब नज़दीक आता है टाइम, जिसका जो किडनी का टाइम आता है या बच्चे का टाइम नज़दीक आता है, उसको बाड़े से अलग कर देना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। उसकी अलग जो है दाना दें, उसको अलग से पानी दें, उसको अलग से रूम में रखें। और जब जैसे किडनी नज़दीक आती जाती है तो बकरी जो है थोड़ा बेचैन होने लगती है, उसका अडर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये इंडिकेटर है कि बच्चा जो देने वाली है बकरी। बकरियों में कैसे करें आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। देखिए, बाड़े का साइज जो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बाड़े में हम जो है जो सूखी बकरी हैं तो उसमें 60 बकरियां एक साथ रख सकते हैं, जिसकी जो लंबाई जैसे 30 फीट है, चौड़ाई 10 फीट, उसमें हम 60 बकरियां आराम से रख सकते हैं। लेकिन जो बाड़े जो आवश्यकता है वो बकरियों के हिसाब से है। जैसे जो प्रेग्नेंट एनिमल है या प्रेग्नेंट बकरी है, एक बाड़े में जो है करीबन 10 से 15 बकरी रख सकते हैं हम लोग। और जो सूखी बकरियां हैं वो 60 तक रख सकते हैं। जो किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिए एक मतलब पैन में जो है 30 बच्चे रख सकते हैं एक पैन में, जिसका साइज 10 बाई 10 का है। तो बाड़े जो इस तरह के होने चाहिए, जैसे मतलब जितना जगह बंद है उससे दूनी जगह जो है ओपन होनी चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए बकरियों के लिए, जो हम बोलते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। एक होता है इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें जो बकरी एक ही जगह रहती है, उसमें जो है घूमने फिरने की जगह नहीं होती है। तो बकरियों के लिए रखने के लिए जो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें जो है घूमने के लिए जगह होती है, खाने पीने के लिए अलग से जगह होती है, और उसमें जो बकरी आराम से घूम फिर सकती हैं, हेल्थी रहती हैं उसमें बकरियां। किसान भाइयों, क्योंकि अक्सर बकरियों में गंदे आवास व्यवस्था के कारण ही रोगों का फैलाव होता है, जिससे बचाव के लिए कौन से उपाय करना जरूरी है, आइए जानते हैं। देखिए, बकरियों में बीमारी का जो मेन कारण है वो है सफाई का न होना। जो हमारे बाड़े हैं, क्योंकि वहीं से जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े हैं बीमारी के, वहीं से पनपते हैं। अगर आप बाड़े की सफाई नियमित रूप से करेंगे तो उनमें बीमारियां नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। बकरियों में जो कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया है, डायरिया है, एंट्राइटिस है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं बकरियों में। लेकिन अगर बकरियों का जो है खान पान सही हो और आप जो है फ्लोर को, जो फर्श है उसका नियमित रूप से साफ़ करते रहें, उसमें जो है 15-20 दिन के अंतराल पर जो है चूने से सफाई करें। अगर वो भी नहीं है तो कम सादा पानी से ही पूरा फर्श साफ़ कर दें, तो बकरियों में बीमारी नहीं आएगी। बकरी एक ऐसा जानवर है कि जैसे गाय भैंस है तो उसके लिए 50 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बकरी के लिए 20 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी है और फसल की इस अवस्था पर इसमें कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं करने पर किसानों को आगे चल करके काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसीलिए किसान भाई कैसे करें इन हानिकारक कीट और रोगों का नियंत्रण, इस बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए चले मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MR डबास से। देखिए, अगर हम मिर्च की बात करें तो ये 9 महीने की अमूमन फसल होती है और इसमें बहुत सी व्याधियाँ आती हैं, कीट आते हैं। सबसे प्रमुख कीट इसके जो हैं वो है एफिड और थ्रिप्स। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी भी इस पे कारगर रहती है बीमारी फैलाने के लिए। और
जो इसकी बीमारी सबसे बाद आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स मोजेक कॉम्प्लेक्स करके, लीफ कर्ल कहते हैं, थोड़ी कर्लिंग की स्टेज आ जाती है पत्ती की, और दूसरे भी वायरस उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पत्तियां जो हैं वो छोटी छोटी हो जाती, स्टंटेड पौधा होने लगता है, अच्छे से बन जाते हैं। जो कलियां होती हैं और फूल होते हैं पौधे के, वो पीले पड़ के सूख के गिरने लगते, तो पौधा हमारा जो है एक तरह से स्ट्राइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, उस पे हमको जो है फल या पैदावार नहीं मिलती है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें या प्रबंधन की बात करें तो देखिए, हमको इसके प्रबंधन के लिए करना क्या है कि कीड़े को रोकना होगा, चाहे हमारा जो है थ्रिप्स हो, चाहे एफिड हो, चाहे हमारा जो है सफ़ेद मक्खी जो है, इसके लार्वा और एडल्ट दोनों ही काम करते हैं इसमें। तो हम करते क्या हैं कि इसके नियंत्रण के लिए जो हमारी फसल होती है उसको, पहली बात तो किसान भाई जब रोपाई हो रही हो तब थोड़ा ध्यान दें, रोपाई के समय भूमि शोधन कर लें, और जैसे कार्बोफ्यूरान एक रसायन आता है, कार्बोफ्यूरान 3G के नाम से, उसको भूमि में मिला दें तो शुरुआती दशा के जो कीट हैं और या इन कीटों के प्रभाव को वो रोक लेता है। और फिर खड़ी फसल पे हम डाइमेथोएट ले लेते हैं, एक रसायन है, कीटनाशी है, बड़ा अच्छा है, सिस्टेमिक है, उसको हम 60, 75 और 90 3 बार में उसका जो है पर्णीय छिड़काव करते हैं। 0.1% उसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए 1 ml जो हमारा केमिकल है और 1 लीटर पानी के हिसाब से हम घोल बनाते हैं। और थोड़ा हमारी फसल आगे बढ़ती है तो एक बीमारी आती है सर्कोस्पोरा धब्बा रोग। इसमें होता क्या है कि जो पौधा होता है उसकी जो पुरानी पत्तियां होती विशेष तौर से पे काले काले से भूरे रंग के या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, गोलाई लिए हुए चक्कर, और उनको वो चारों तरफ से जो है पीले पीले से कवर किए रहते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी पहचान हमें किसान भाइयों को बता दूं कि जो पुराने धब्बे हो जाते हैं वो बीच से खुल जाते हैं, उनमें छेद सा भी दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए हम 2 से 3 जो है मैंकोजेब के छिड़काव करते हैं। मैंकोजेब एक फफूंदीनाशी है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के हम अच्छी तरह से जो है पूरे पौधे पे छिड़काव कर देते हैं। उसके उपरांत जो है 10, 12 या 13 दिन या 15 दिन तक मैक्सिमम हम दूसरी बार इसका जो है छिड़काव कर देते हैं। जब इसकी फल फूल की अवस्था आती है उस बार इस पे सबसे प्रमुख बीमारी आती है जो हमारी मिर्च की खेती को बिल्कुल कभी कभी तो पूर्णतः बर्बाद कर देती है, जिसको हम कहते हैं उल्टा सूखा रोग या फल का धब्बा या फल सड़न रोग। इसमें 2 तरह के सिम्टम आते हैं या पहचान इसमें आती है। एक आती है हमारी जो पौधा होता है उसके ऊपर की जो फंगल होती है वहाँ से पौधा उल्टा सूखने लगता है, उसके फूल और फल सूख के नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, और कभी कभी तो पूरा पौधा हमारा जो है नेकेड दिखाई देता है, बिल्कुल बिना पत्ती के, बिना फूल फल के, ऐसा सीधा खड़ा है। तो ये तो उल्टा सीधा रोग। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं बता दूं किसान भाइयों से कि ये एक बीज जनित बीमारी है। स्वस्थ बीज ही हमेशा प्रयोग करें। अगर हमको बीज अपने घर से लेना तो स्वस्थ पौधों की ही फल लें, कुटाई करके बीज लें। बीज बुआई से पहले उसका थीरम एक रसायन आता है, 2 ग्राम रसायन 1 किलो बीज में अच्छी प्रकार से मिला के बीज शोधन करके ही नर्सरी डालें। और उसके बाद जैसे हमने खेत में किया, खेत में हमारी जो फसल होती है फूल आने से पहले और फल आने से पहले अपनी फसल पे 2 से 3 स्प्रे, चाहे तो मैंकोजेब या ब्लू कॉपर 50, कोई से भी रसायन के 2 से 3 स्प्रे अपनी फसल पे कर दें। इस प्रकार से किसान भाई अगर इसकी देखरेख करेंगे मिर्च खेती की तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आगे भी कार्यक्रम में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसे जो भी किसान भाई अपनाए हुए हैं या फिर अपनाना चाहते हैं, वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए किस तरह से करें नए तालाब का निर्माण। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। नए तालाब का निर्माण। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। देश में नीली क्रांति के फलस्वरूप गुजरे जमाने का मत्स्य पालन का स्थान अब एक्वाकल्चर यानी जल कृषि ले चुका है। समृद्धि का पर्याय बन चुकी जल कृषि अपने में असीम संभावनाएं समेटे है। यह संभावनाएं अपने प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए विवेकपूर्ण दोहन से वरदान साबित हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जल स्रोत। जल कृषि हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले प्रदूषण रहित जल की आबाद उपलब्धता होनी चाहिए। जल स्रोत में सस्ता नदी, नहर, जलाशय, झील, वर्षा जल, कुआं एवं भूजल यानी बोरिंग प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी स्रोत का चयन किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि चयनित जल स्रोत प्रदूषित न हो। मिट्टी की गुणवत्ता। तालाब निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता का जांच अत्यंत ही आवश्यक है। मोटे तौर पर चयनित स्थल की मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का रिसाव यानी कम से कम हो। इसके लिए क्लेई, सिल्टी क्लेई एवं क्लेई लोम जैसे मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। बलुई मिट्टी वाले स्थल का चयन तालाब निर्माण हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अत्यधिक जल रिसाव के साथ साथ बांध आदि बनाने में भी काफी दिक्कत एवं खर्चीला होता है। प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी की गुणवत्ता किसान भाई आसानी से परख सकते हैं। इसके लिए प्रस्तावित भूभाग में 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर आकार का गड्ढा काफी होता है। जांच हेतु गड्ढे से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसका गोला बना लें। गोले को थोड़ा ऊपर फेंककर हथेली पर लेवें। अगर गोला चूर चूर हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर गोले में थोड़ी कम विकृति के बाद टूट फूट न हो तो समझना चाहिए कि मिट्टी में क्ले की उपयुक्त मात्रा है एवं स्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल यथासंभव सड़क मार्ग से सटे या बगल में होना चाहिए, ताकि बरसात के समय भी आसानी से तालाब पर जाया जा सके। इसके अलावा प्रस्तावित स्थल का चयन बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में निचली किस्म की जमीन में करना चाहिए, ताकि तालाब निर्माण में लागत खर्च कम हो। तालाब का प्रकार। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। तालाब का आकार।
यूं तो तालाब विभिन्न आकार का हो सकता है, परंतु आधुनिक जल कृषि हेतु तालाब का आकार आयताकार प्रबंधन की दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त माना जाता है। तालाब निर्माण के समय तालाब की लंबाई की दिशा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि प्रचलित हवा की दिशा की संधि में हो। तालाब की खुदाई एवं बांध निर्माण। प्रस्तावित स्थल पर वास्तविक तालाब निर्माण हेतु मिट्टी कटाई का कार्य ट्रैक्टर, बुलडोजर या मजदूर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छोटे तालाब जैसे नर्सरी एवं रियरिंग तालाब निर्माण हेतु मजदूर से ही मिट्टी कटाई का कार्य करना चाहिए, जबकि बड़े तालाब यानी संचयन तालाब निर्माण हेतु सुविधानुसार बुलडोजर या ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। तालाब की खुदाई करते समय तालाब के चारों तरफ भीतरी किनारे में उचित स्लोप या ढाल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की कटाई करते समय खासकर किनारे में मिट्टी सीधा या खड़ा न काटकर क्षेत्र तिरछा होना चाहिए। तालाब में उचित स्लोप रहने से जल भरण के पश्चात कालांतर में मिट्टी कटाव से वर्म, अंगनई एवं बांध तथा तालाब के किनारे के बीच के भूभाग को कहा जाता है, जिसका बांध की सुरक्षा के साथ साथ जल कृषि से जुड़े अन्य प्रबंधकीय कार्यों का संपादन की दृष्टिकोण से काफी महत्व है। वर्म की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। तालाब के बांध का निर्माण करते समय प्रस्तावित भूभाग की भौगोलिक स्थिति, तालाब में अधिकतम टिकाऊ जल की गहराई, उस क्षेत्र में जल जमाव की अधिकतम ऊंचाई इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कराड़, जिला पानीपत से प्रकाश सिंह जी ने। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे हर किसान खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्होंने जो एक नया योजना शुरू किया गया है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो भी अपने पहले के योजनाओं में प्रीमियम अधिक देते थे, इसमें उनको कम से कम प्रीमियम में इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे अगर उनके पास खरीफ वाली फसल जो जुलाई 2016 से शुरू होने जा रही है, इस योजना में उनको खरीफ में प्रीमियम के दौर पर किसानों से 2% लिया जाएगा और रबी में 1.5% लिया जाएगा। साथ ही इस योजना में एक बहुत अच्छी और नई पहल की गई है कि जो मसाला वर्गीय फसलें हैं, जो बागवानी फसलें हैं, इस फसल पर भी उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है, लेकिन किसानों से इस पर 5% लिया किसानों के द्वारा देय होगा। शेष राशि जो 8% भारत सरकार के द्वारा देय होगा और 8% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देय होगा। इसमें ये एक योजना पूरा भारतवर्ष में लागू की गई है। हर तरह के जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों को इसमें समाहित किया गया है। इस योजना में जो खरीफ वाली जो फसल है, जैसे धान हुआ, रबी की फसल जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इसके अलावा जो जायद की फसलें हैं, सबको इसमें समाहित किया गया है। किसान भाइयों, जैसे कि आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उससे औसत उपज लगभग 40 क्विंटल मिली, जिसे 1500 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव से बेचने पर किसान को कुल आय 60,000 रुपए मिलेगी। इस तरह आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में
गेहूं की फसल का बीमा कराने पर 1.5% यानी कि 900 रुपए प्रीमियम देनी पड़ेगी। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे पहला जो है उपज जो नुकसान के आधार पर इनको दिया जाएगा। जैसे इस योजना में अगर तूफान आ गया, ओला पड़ने लगे, बवंडर आ गया, पानी भर गया, इस वजह से जो नुकसान होता है उसको इसमें समाहित किया गया है। साथ ही इसमें एक संरक्षित बुआई के आधार पर किया गया है, जिसमें किसान भाई अगर बीज की खेत में जुताई कर दिए, खेत की तैयारी कर दिए, बीज की बुआई कर दिए, पुनः मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से अगर उसमें उत्पादन सही नहीं ले पाए, बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाया, उस स्थिति में भी उनको 25% अनुदान का 25% इसे मुआवजा उनको दे होगा। और इसमें एक नई पहल ये की गई है कि फसल कटाई के बाद अगर किसान भाई हमारे खलिहान में लेकर जाते हैं और खलिहान में ले जाने के बाद अगर बारिश हो गई, दाना हमारा ख़राब हो गया, उसका जल भराव की वजह से नुकसान हो गया, या किसी कारणों से खलिहान में आग लग गया जो मानवकृत नहीं हो, यानी प्राकृतिक रूप से अगर आग लग गया, तो इस योजना में उस किसान को जो अपना बीमा करवाया हुआ है उसको इसका पूरा मुआवजा दे होगा। इस योजना का लाभ किसान को देने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। इसमें इस योजना को लाभ लेने के लिए केसीसी एक जो किसान हमारे अपना केसीसी खुलवाते हैं, उस केसीसी के माध्यम से ही उनका पैसा काट करके उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही जिस किसान भाई के पास हमारा केसीसी अकाउंट नंबर नहीं है, उनके पास अगर उनका अपना सामान्य खाता है तो उस खाते के माध्यम से भी अपना इसके जो भी प्रीमियम होगी वो बैंक के द्वारा उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही इस योजना में अगर पहले की योजनाओं में क्या होता था कि अगर पूरा समूह जब किसान प्रभावित होता था उसके बाद उसको उसके अनुदान उसका मुआवजा मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि अगर किसी भी किसान का जो बीमा करवाया हुआ है, अगर एक गेहूं का, धान का या किसी तरह का फसल प्रभावित हो गया तो उस स्थिति में एक किसान अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर देगा। कहाँ अपलोड करेगा? agriinsurance.gov.in पर आप फ़ोटो अपना अपलोड कर देगा। उस अपलोड करने के बाद उसका मुआवजा जो है, सरकार का ये काम होगा कि 14 दिन के अंदर उस अमुक किसान को अगर सही स्थिति में है तो उसको मुआवजा दिया जाए। साथ ही इसमें जिले स्तर पर एक कमेटी का निर्माण होगा और जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी वो ये तय करेगी कि किसान अगर बटाईदार किसान है, अगर खेती नहीं कर रहा है, किसी लीज पर लेकर खेती कर रहा है, उसको उसका प्रीमियम उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में उसको जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अमुक आदमी ही बटाई से खेती कर रहा है। इस तरह से उनको मुआवजा बटाई धारक को भी इसमें दे होगा। और इस योजना में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इकाई के रूप में गांव को लिया गया है, नया पंचायत को लिया गया है, न कि जिला को लिया गया है। यानी कि गांव स्तर पर, नया पंचायत स्तर पर कोई किसान प्रभावित होता है तो इस योजना के द्वारा अपना फ़ोटो अपलोड करके उसका पूरी तरह से लाभ ले सकता है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी में बकरियों के मेमनों के प्रबंधन पर जानकारी, कपास की बिजाई करने से पहले ध्यान में रखने वाली कुछ बातें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।